राधे राधे दोस्तों। मोदी सरकार वर्सेस कोचिंग माफियाज, क्या ये एक नया बवाल हमारे देश के अंदर बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत के 80वें इंडिपेंडेंस डे पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में इन्होंने कई सारे अनाउंसमेंट्स किए, खासकर युवाओं को लेकर। और इन सारे अनाउंसमेंट्स में से एक अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिस अनाउंसमेंट में नरेंद्र मोदी ने यह बोला कि बहुत जल्द भारत की सरकार युवाओं के लिए, जेनजीज के लिए फ्री में ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करने जा रही है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, कई सारे लोग यही अब सोचने लगे हैं कि एक नया बवाल हमारे देश के अंदर शुरू होने जा रहा है, मोदी सरकार वर्सेस कोचिंग माफियाज। अब इस पूरे पहलू को हम लोग समझे उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर वाकई में मोदी सरकार ने जेन्युइन तरीके से इस अनाउंसमेंट को इंप्लीमेंट किया, जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी, अच्छे अच्छे टीचर्स को रख के ये वाकई में पढ़ाने लगे और उन टीचर्स को उनके मेहनत के हिसाब से पेमेंट देने लगे, तो तय मानकर चलिए कि इन कोचिंग माफियाओं का अंत होकर रहेगा। और एक देश के अगर तौर पर आप सोचे तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर दूसरा सवाल वही खड़ा होता है कि ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, यह अनाउंसमेंट क्या केवल एक बदले की भावना से किया? ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, क्या यह अनाउंसमेंट केवल एक लीपापोती है, धरातल पर उसका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा? ये दो पहलू है जिसको कि हमें इस वीडियो में समझना है और बहुत ही विस्तार से आप लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को जरा विस्तार से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड चैनल, जहां पर हम लोग ऐसी खबरों को विस्तार से डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले ये जो जेनजीज पे, युवाओं पे मोदी सरकार अब फोकस कर रही है, उसके पीछे का रीजन हम सब देख रहे हैं। बीते दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट का मुद्दा बिल्कुल जायज था, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ वो बिल्कुल गलत था। मैं तो उसको बिल्कुल सही नहीं मानता कि आप गाली गलौज करो और बोलो कि हम जेनजीज हैं। बिल्कुल नहीं गुरु, हम भी जेनजीज थे और आज की डेट में और भी कई सारे जेनजीज हैं। ये कहां से हुए कि जेनजीज गाली देते और इस तरीके के भद्दे भद्दे वाक्यों का प्रयोग और जो भी आप एक्ट कर रहे थे, कहीं से भी आप उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगेन जो मुद्दा था वो बिल्कुल जेन्युइन था और कई सारे जेन्युइन स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट में उतरे पड़े थे, जंतर मंतर पे ना हो, कहीं और हो, लेकिन उस मुद्दे का तो समर्थन लगभग हर भारतीय कर ही रहा था। अब भारत की सरकार को यहां से एक बात सीखने को मिल गई, यह मिल गई कि इन जेनजीज पे अब हमें फोकस करना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि ये सारी विपक्षी पार्टियां जेनजीज पे फोकस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले वोटर्स आगे 2 साल बाद, 3 साल बाद 2029 में यही होने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज दिख गया आप सबको कि इन पे फोकस करना पड़ेगा, इनको खुश रखना पड़ेगा, तभी हम आने वाले चुनाव जीत पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो एक तरफ जहां विपक्षी दल भारत सरकार के खिलाफ में इन जेनजीज की तरफ से इस प्रोटेस्ट को हवा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद मोदी सरकार को अब यह लगा कि भैया इन जेनजीज को खुश रखना जरूरी है, जो भी इनके डिमांड्स हैं उनको सुनना जरूरी है और उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले वोटर्स यही होने वाले हैं, आने वाले देश के भविष्य यही होने वाले हैं। और उन्हीं सारी चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यहां पर ये कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, एक दो नहीं, कई सारे बड़े अनाउंसमेंट किए। उन अनाउंसमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करें उससे पहले एक पॉइंट मैं बस अपना रखना चाहूंगा। पॉइंट यह है कि जिस तरीके से आपने अनाउंसमेंट किया कि भैया फ्री में कोचिंग क्लासेस, उसी तरीके से आप यह भी अनाउंसमेंट कर देते कि भैया जो एजुकेशन लोन में आपसे इंटरेस्ट लिया जाता ना, वो सारा इंटरेस्ट हम खत्म कर दें। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता युवाओं को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हम सब देखते हैं कि गरीब बच्चे जो बहुत तेजस्वी होते हैं वो भैया एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करते हैं और फिर जब उनकी जॉब लगती है तो जो इंटरेस्ट है वो उनको चुकाना पड़ता है। और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है भाई, एजुकेशन लोन पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट, वही कार वार लेने जाइए तो बहुत कम इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं? तो एजुकेशन लोन के नाम पर जो ठगी चल रही है वो बिल्कुल सही नहीं। आप देखिए बड़े बड़े जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर एजुकेशन फ्री है भाई साहब। तो एजुकेशन वो चीज है जो कि किसी भी देश को सोने की चिड़िया बनाता है। और अगर जेन्युइनली भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो इन सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा भैया। इन जगहों से जो आप लोग पैसा वसूल रहे हो, बैंक जो पैसा वसूल रहा है, इन जगहों से तो खत्म करना पड़ेगा। और ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। साथ ही साथ हम यह भी देख पाते हैं कि यहां पर ये जो पूरा जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ, इस जेनजीज के प्रोटेस्ट में कई सारे टीचर्स ने पार्टिसिपेट किए। या तो डायरेक्टली वो जंतर मंतर गए या फिर वो ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं वहीं से अपना सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन कई सारे टीचर्स ने भैया अपना सपोर्ट दिखाया इस पूरे आंदोलन को।
अब वही सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यहां पर ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये फ्री में ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे, क्या केवल ये एक बदला लेने के लिए था? क्योंकि अगर केवल यह स्टेप एक बदला लेने के लिए उठाया गया है तो तय मानकर चलिए कि धरातल पर ये नहीं उतरने वाला है। बदले की भावना बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं करती है। जी हां, तो इस कारण से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि अगर वाकई में आपने अनाउंसमेंट किया है ना, तो जेन्युइन तरीके से उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि इसी वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट कई सारे ऐसी चीजें लॉन्च की हैं जो कि फेल है, हमारी सोसाइटी के सामने है। वहीं उसी चीज में जो प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़िया कर रहा है और लोग वहां पर दबा कर जा रहे हैं। तो इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करते हैं, सब कुछ उसी पे टिका हुआ है भाई साहब। अब आते हैं इस पूरे टॉपिक पे। तो नरेंद्र मोदी ने कई सारे अनाउंसमेंट किए भाई साहब, जिसमें से एक अनाउंसमेंट यह था कि एआई से ट्रेनिंग देंगे, एआई से जुड़े ट्रेनिंग देंगे, और ये बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को स्किल्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भैया 1 करोड़ युवाओं को ये एआई से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग देंगे अगले 1 साल में। फिर आने वाले समय में मेरे हिसाब से ये बढ़ाएंगे, और ये आज की जरूरत है। आज की जरूरत है एआई। हम एआई में बहुत पिछड़े हैं भाई। आप देखिए चाइना कहां निकल चुका है, यूएस कहां निकल चुका है, और हम कहां हैं। तो इस कारण से अगर उनकी बराबरी करनी है तो युवाओं को स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है। हमारे यहां डिग्री पे फोकस किया जा रहा है, स्किल पे फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन समय अब बदल रहा है। युवाओं का फोकस केवल और केवल स्किल पे होना चाहिए, डिग्री पे नहीं होना चाहिए। और भारत की सरकार को भी और अन्य एजेंसीज को भी इसी चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप डिग्री मत देखो यार, आप स्किल देखो ना। जो भी आप मौखिक एग्जाम ले रहे हो, रिटन एग्जाम ले रहे हो, आप युवाओं का केवल स्किल देखो और उस हिसाब से उनका चयन करो। जी हां, मेरा तो यह कहना है और मेरा पर्सनल यह मानना भी है। तो यहां पर एआई की ट्रेनिंग से जुड़ी इन्होंने बात कही। ये दूसरा अनाउंसमेंट जिन्होंने खासा लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सप्तधारा का विकास विजन, ये मोदी ने यहां पर चर्चा किया। इसमें इन्होंने यह बोला कि अगले 5 से 7 वर्षों में 7 चीजों पे बहुत फोकस किया जाएगा, जिसको इन्होंने सप्तधारा बोला। किन किन चीजों पे? मैन्युफैक्चरिंग, ये बैकबोन होता है भैया किसी भी देश का, और भारत को मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने के लिए वाकई में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यही वो चीज है जो कि जॉब की समस्या को बहुत बड़े लेवल पे दूर कर सकता है, और दूर कर भी रहा है। लेकिन अगर जितना ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, उतना ज्यादा आपकी जॉब की समस्या दूर होगी और उतना ही ज्यादा भारत स्किल्ड बनेगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित और नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन, कृषि से जुड़ी हुई, और ये जो मछली पालन वगैरह होता है उससे जुड़ा हुआ, तथा भारत का सॉफ्ट पावर। ये कुल मिलाकर 7 चीजों पे इन्होंने बोला कि अगले 5 से 7 साल में हमारी सरकार फोकस करेगी। एंड ये सारे अनाउंसमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं से ही जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है। तकनीकी और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, अगले 1 से 2 वर्षों में देश में 7 से 8 सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शुरू करने का लक्ष्य है। और ये एक बहुत बड़ा काम है भाई साहब, बहुत बड़ा स्टेप है देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए। बहुत बड़ा स्टेप है, ये बढ़िया काम शुरू हो रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने का दीर्घकालीन सरकार ने लक्ष्य रखा है। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, लग रहा है कि इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया से भैया एक बहुत बड़ा डील साइन किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अब हमें परमाणु से ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए क्या देगा? यूरेनियम देगा। और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा भंडार है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए मोदी सरकार ने। खेल को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको खोज कर निकाला जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको तैयार किया जाएगा। क्योंकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा कि हमारे बच्चों ने, बेटियों ने खासकर कमाल का प्रदर्शन किया, दिल जीत लिया भाई साहब। तो अब युवा खेल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और कई सारे ऐसे युवा हैं जो कि गांव में ही खोकर रह जाते हैं। भाई टैलेंट बहुत है, लेकिन वहीं पर खो कर रह जाते हैं क्योंकि आगे मिलने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता है, पैसा नहीं होता, सब कुछ रीजन है, बहुत सारे रीजन है। तो उन युवाओं को खोजने के लिए सरकार ने बोला कि हम अब जिम्मेदारी ले रहे हैं। और सरकार का एक विजन भी है कि आगे आने वाले सालों में ये ओलंपिक भी होस्ट करेंगे। तो जब अपने यहां ओलंपिक होस्ट करेंगे, उससे पहले ऐसे युवाओं को तैयार तो करो जो कि आपके देश के अंदर जब ओलंपिक हो तो भर भर कर मेडल भी तो ला सके। तो वो भी एक विजन है कहीं ना कहीं सरकार का। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ इन्होंने किया। अब आते हैं कोचिंग इंडस्ट्री पे, जिसपे मेन फोकस सबका टिका रहा। मैं कोचिंग माफिया क्यों बोल रहा हूं, या फिर कई सारे लोग क्यों बोलते हैं? मैं कोचिंग किया हूं और ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले बहुत अच्छी तरीके से बरगलाते हैं। आप जाएंगे, पहला जो लेक्चर होता है ना सबका, वो बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने के लेक्चर होता है। आप किसी यूपीएससी में जाएंगे तो एकदम क्या बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि आप पढ़ो,
आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाओगे तो कुछ तो कर ही दोगे जीवन में भाई, उसका मकसद ही है यूपीएससी क्रैक करना। और कोई आप देखिए इतने सारे बच्चे किसी भी चीज में बैठ रहे हैं ना कि हर किसी को पोस्ट मिल ही नहीं सकता। 1000 पोस्ट यूपीएससी के लिए मान लीजिए हर साल निकल रहा है। फॉर्म भरने वाले बच्चे 2 लाख 10 लाख होते हैं भाई, 2 लाख 3 लाख, ऐसे ऐसे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। चयन बस लास्ट में 1000 का ही होना है। अब ऐसा तो नहीं कि केवल 1000 यही टैलेंट है उसमें, 1000 ही बच्चे 2 लाख जो फॉर्म भरे उसमें केवल 1000 ही टैलेंटेड होंगे। टैलेंट तो कई सारे हैं भैया, लेकिन क्या करिएगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार आपके लिए 10,000 पोस्ट निकाल देगी ना, क्योंकि सरकार की मजबूरी है भैया, वो कैसे इतना गवर्नमेंट जॉब निकाल सकती है, जरूरत ही नहीं है उतने की। आप समझ रहे हैं? तो बहुत कुछ मजबूरियां हैं, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसी का फायदा यहां पर उठाते हैं कोचिंग वाले। आपको मीठी मीठी बातों में बहकाएंगे, आपको कोचिंग में पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं निकाल पाते कोई एग्जाम, चलो मान लीजिए वो यूपीएससी का बच्चा है, वो देने आया, वो मान लीजिए उसके बाद भरता है कोई स्टेट पीसीएस, वो भी नहीं निकाल पाया, एसएससी भरा मान लीजिए वो भी नहीं निकाल पाया, कई एग्जाम भरा वो भी नहीं निकाल पाया, तो कम से कम आप उसकी फीस रिफंड कर दीजिए। जितना लाखों फीस दिया आप उसको रिफंड करिए, क्योंकि वो कहीं नहीं एग्जाम निकाल पाया। आपने उसको भरोसा दिलाया था कि ये एग्जाम नहीं तो वो एग्जाम तो निकाल ही लोगे, लेकिन वो नहीं निकाल पाया, तो आप उसकी फीस रिफंड करो। अगर इस तरीके से कुछ व्यवस्था हो तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है। एक बार फीस अंदर चला गया तो वो अंदर चला गया। आप समझ रहे हैं ना? तो इसी कारण से कई सारे लोग कोचिंग इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े टीचरों के लिए कोचिंग माफिया शब्द का प्रयोग करते हैं। खैर, कुल मिलाकर यहां पर मैंने देखा तो यह पता चला कि 58,000 करोड़ का भारत के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री आज की तारीख में, जो कि 2030 तक 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। मैसिव कोचिंग इंडस्ट्री भाई, और इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है, दूसरे कोई जिम्मेदार है ही नहीं। आप देखिए शुरुआत से क्या ये कोचिंग थे, आप 1990 के दशक में चले जाइए या फिर उससे पहले जो आईएएस आईपीएस बने, अन्य एग्जाम क्रैक किए, वो क्या कोचिंग से बने? कितने बच्चे कोचिंग लेते थे आप जनरली बताइए? पूछिएगा, कोई कोचिंग नहीं लेता होगा, बहुत कम, इक्के दुक्के कोई मिल गए तो मिल गए, कोई कोचिंग नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि तब जो सवाल पूछे जाते थे ना, मान लीजिए 12th क्लास के बाद कोई एग्जाम हो रहा है या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्जाम हो रहा है, तो जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया इन्होंने, अलग अलग कहीं कहीं से भी सवाल पूछ रहे हैं। अब वो सवाल तो कोचिंग वाले ही पढ़ा रहे हैं ना, दूसरी जगह तो उनको किताब में मिल ही नहीं पाएगा। 12th के बेसिस पे जो एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएगा उस तरीके के सवाल, या फिर अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे दे रहे हैं तो उनके ग्रेजुएशन में उस तरीके के सवाल का कभी उन्होंने सामना नहीं किया होगा। तो आप स्कूल लेवल पर ही और कॉलेज लेवल पर ही जेन्युइन तरीके से तो पढ़ाना शुरू करो, अच्छे टीचर्स को वहीं पर रिक्रूट करो, और जो वहां पर पढ़ाया जाए उसी चीज को आप एग्जाम में पूछो। फिर कोचिंग की तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, फिर तो आपको भी फ्री में कोचिंग नहीं देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये एक बड़ा लूप होल है जिसका ये कोचिंग इंडस्ट्री फायदा उठाते हैं लिटरली में। और दूसरा यह फायदा तो होता ही है कि मान लीजिए आप तो अलबल सब कुछ भी सवाल पूछ रहे, कहीं से भी पूछ रहे, किसी भी तरीके से पूछ रहे हैं, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं ग्रेजुएशन में उस तरीके का कभी पढ़ाया गया हो और उस तरीके का कभी सवाल उनके सामने आया हो, तो कोचिंग इंडस्ट्री उसको दे रहा है। अब जो बच्चे जेन्युइन बिना कोचिंग के जा रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो तो उनके ऊपर से सारा क्वेश्चन चला जाएगा ना, उनको तो समझ में नहीं आएगा। वहीं जो बच्चे कोचिंग में पढ़े हैं उनको पता है वो सवाल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो उसका जवाब दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कारण से मजबूरी भी हो जाती है कि जो लड़के मान लीजिए कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं उनको भी कोचिंग लेना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर अगर हम लोग बैठेंगे तो उस सवाल के आसपास या फिर उस सवाल से हम लोग एक बार तो जरूर गुजरे होंगे कोचिंग के अंदर। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो सरकार भी बहुत हद तक उसकी जिम्मेदार है, बहुत हद तक जिम्मेदार है। खैर, आप देखिए इन्होंने जो बताया उसमें यह बोला कि एवरीवन नोज द ड्रीम। मेनली अगर इन्होंने बात किया तो आईआईटी या फिर एम्स या फिर यूपीएससी एग्जाम का बात किया इस अपने उसमें। इन्होंने यह बताया कि जी मेंस में 10 लाख एप्लीकेंट्स बैठे, 10 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भरा। जी एडवांस में उनमें से 1.87 लाख केवल अपीयर किए, मतलब बाकी सब पहले फेल हो गए पहले अटेम्प्ट में। 17,000 केवल आईआईटी की सीटें ही हैं भाई। अब आप सोचिए कितना बड़ा गेम, 10 लाख एप्लीकेशन, 17,000 सीटें बस। सरकार भी एप्लीकेशन फॉर्म पे कमा ही रही होगी, सरकार भी कुछ ना कुछ तो पैसा लेती होगी मेरे हिसाब से, वो यहां पर कमा रही है सरकार। 17,000 केवल सीटें हैं। अब बताइए जो लोग आईआईटी की कोचिंग ले रहे हैं कितने बच्चे यहां पर हैं भाई? 10 लाख में से केवल 17,000। और क्या यही केवल 17,000 टैलेंटेड होंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और भी कई सारे बच्चे होंगे जो टैलेंटेड होंगे, लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होता है कि वो सवाल उनके दिमाग में क्लिक नहीं करता है, समय पर वो सॉल्व नहीं करते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नतीजा सीट मिस हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए किस तरीके का प्रेशर है, एप्लीकेंट कितने ज्यादा है और लास्ट सिलेक्शन क्या रेट है। नीट में 20 मिलियन एप्लीकेंट, इस बार तो 22-23 मिलियन थे, लेकिन सीटें केवल 90,000 एमबीबीएस की सीटें। यूपीएससी 1 मिलियन प्लस एप्लीकेंट, 10 लाख, 1200 सीटें भाई, 1000 सीटें, 1200 सीटें, 10 लाख एप्लीकेशन, 1200 सीटें। क्या सिलेक्शन आप करवा दोगे कोचिंग वाले? लेकिन ये लोग बहुत मीठे तरीके से उलझा देते हैं बच्चों को कि यहां नहीं तो कोई और,
आप जिंदगी में जहां जाएंगे वहां बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके की मीठी मीठी बातों से लड़के बहक जाते हैं, और मजबूरी भी है उनका बहकना भाई, उनकी गलती भी नहीं है। उनको पता है कि अगर जेन्युइनली उनको एग्जाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा कोचिंग में, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में उन्होंने पढ़ाई नहीं है। तो अल्टीमेटली सारी गलती जो घूम के जा रही है ना, वो सरकार पे ही घूम के जा रही है। आप जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो उस पर घूम कर जा रही है। आप वही चीज पूछो जो कि ग्रेजुएशन में या फिर 12th लेवल पे 10th लेवल पे पढ़ाया गया हो, उन्हीं टॉपिक से पूछो। आप तुर्रम खान बनने के चक्कर में अटपटांग सवाल ना पूछो ना। और दूसरा बात, स्कूल से लेके खासकर गवर्नमेंट, प्राइवेट वाला तो अपना फोकस कर रहा है, आप गवर्नमेंट में स्कूल से लेके कॉलेज तक वैसे टीचर दो जो कि जेन्युइनली पढ़ाए बच्चों को, ताकि बच्चों को कोचिंग की जरूरत ना पड़े। अगेन मेरा बार बार यही कहना भाई। अब देखिए, फैमिली जो है ना वो पर मंथ कोचिंग के लिए 25,000 से 50,000 देती है इन सारे एग्जाम के लिए। IIT हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी के लिए एवरी ईयर। कोचिंग लोन भी लेना पड़ता है कई सारे लोगों को। 72% स्टूडेंट्स रिपोर्ट इंटेंस प्रेशर। 72% लोगों पे जो कोचिंग ले जाते हैं, इंटेंस प्रेशर बच्चों पे रहता है कि निकालना है, और इस कारण से वो खूब पढ़ाई करते हैं भाई, लंबे लंबे समय तक 8 घंटा 10 घंटा डेली पढ़ाई करें। 60% में सोशल जो प्रेशर है ना वो आ जाता है कि अरे भैया मेरा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे। माँ बाप की भी गलती है, ये तो उसका निकल गया, तुम्हारा नहीं निकला। अरे भाई नहीं निकला तो कोई बात नहीं, लेकिन सबको अपने बेटा बेटी को गवर्नमेंट एग्जाम ही निकलवाना है, और लड़के भी उसी चक्कर में पड़े। कई सारे तो ऐसे लड़के लड़कियां जिनको पढ़ना नहीं है लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उसके नाम पर बैठे रहते हैं चुपचाप। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, बहुत हो गया भाई। वो अपने आप को भी मूर्ख बना रहे हैं, पेरेंट्स को भी मूर्ख बना रहे हैं, और पेरेंट्स भी खुश है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है। ऐसे भी नमूने हैं हमारे देश में, और बहुत हैं, ऐसे भी भरे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, कई सारी कमियां हैं, क्या क्या बताया जाए आपको। हर लेवल पे कोई ना कोई दोषी है यहां पर, बस आप इतना समझ लीजिए। इन्होंने एक एग्जांपल दिया एलन करियर इंस्टीट्यूट का कि जो 3310 करोड़ रेवेन्यू कमा रहा है, 1.2 बिलियन वैल्यूएशन है इसका। प्रॉफिट ड्रॉप्ड 44% लास्ट ईयर एंड स्टिल हिट 136 करोड़। प्रॉफिट ड्रॉप होने के बाद भी 136 करोड़ भाई कमा लिया, आप समझिए। और ये अभी अनअकैडमी को खरीदने की बात कर रहा है। तो ये चीजें दिखा रही है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज का भाई दबदबा तो है हमारी सोसाइटी में, और लोग इसको एक प्रेस्टीज मानते हैं कि हम एलन में पढ़ रहे हैं। आप कहां पढ़ रहे हो? एलन में पढ़ रहे हो। आप कहां पढ़ रहे हो? हम फलाना में पढ़े, हम ढिमकाना में पढ़ रहे हैं। ये प्रेस्टीज की बात है कि हम इतने बड़े चीज आप निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो तो दूर की बात है, लेकिन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए वहां पर एक प्रेस्टीज होता है कि हम तो इस कोचिंग में देकर रखे हैं। ये भी एक समस्या भाई, कितनी समस्या, क्या क्या आपको गिना है। अब देखिए उसी का नतीजा यह रहा कि कोटा में 28 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया 2023 में, 2024 में 17 ने, और ये सारी चीजें यहां पर दी गई। और यह बताया गया है कि भैया कोचिंग इंडस्ट्री का जो गंदा खेल चल रहा है ना, ये वाकई में हमारे बच्चों को बर्बाद करके रख रहा है। क्योंकि बच्चे अपने प्राइम टाइम में इस कोचिंग इंडस्ट्री के चक्कर में और गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में अपना प्राइम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 20-22 साल से लेकर 30 साल तक लड़के बर्बाद कर रहे हैं, 6 से 10 साल तक। और इसी कारण से सरकार से मेरा यह दरखास्त है कि जिस तरीके से आप अन्य चीजों पे परिवर्तन करना चाहते हैं, एक परिवर्तन यहां पर भी कर दो। ये जो लंबा लंबा टाइम देके रखा है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ये बंद करो भाई। बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ऐसा नियम लाओ कि बच्चे लंबे समय तक टिक ना पाए। यहां पर 2 साल का मैक्सिमम समय दो। पास किए 10th, अगर 12th क्लास के बाद का एग्जाम है तो 2 साल का मैक्सिमम समय, ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम है तो मैक्सिमम 2 साल का समय। उसी हिसाब से आप डेट सेट करो, बर्थ ऑफ ईयर सेट करो, डेट ऑफ बर्थ सेट करो, कि उससे ज्यादा बच्चे बैठ ही ना पाए एग्जाम में। 2 साल तक ट्राई कर, निकल जाए तुम कुछ और देखो, ताकि वो अपना करियर ना बर्बाद करे। क्योंकि आप जो लंबे लंबे अटेम्प्ट दे रहे हो ना, इसमें हो गया रहा है, जो लंबी लंबी उम्र रख रहे हो, बच्चे वहीं पर लगे रहते, पेरेंट्स उसी चक्कर में लगे रहते, कह भैया आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा ना हमारे बच्चे का। वो डीएम कहलाएगा, वो एसडीएम कहलाएगा, लाल बत्ती, और मतलब ये तमाम तरीके के जो ख्याली पुलाव चलते ना दिमाग में, क्या कहा जाए। और गवर्नमेंट एग्जाम को आज की तारीख में एक तो दहेज से जोड़कर देखा जाता है, दूसरा काली कमाई से जोड़कर देखा जाता है। जेन्युइन कमाई देखो तो क्या है, लेकिन आप देखो कितने ऐसे गवर्नमेंट वाले हैं वो कमाकर लाल हो रहे हैं। और यही दुनिया देख रही है, यही हमारा समाज देख रही है, भैया वो कितना कमा रहे गवर्नमेंट में, भैया सैलरी उसकी नहीं है, वो गलत तरीके से कमा रहा है। और गलत तरीके से अगेन सरकार को सब पता है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि उसमें हर कोई दोषी है भाई, नेता से लेके कमाने वाले तक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक, चपरासी तक उसमें दोषी है। सबका हिस्सा जा रहा है कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से उलझा हुआ है ना कि आप यहां पर एक को दोषी दे ही नहीं सकते हो, सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। खैर आते हैं अब हम लोग इस ऑनलाइन कोचिंग मार्केट। हमने देखा कि 58,000 करोड़ का इस साल कोचिंग बिजनेस है। वहीं सरकार ने क्या बोला कि वो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का क्या बिजनेस है, आप देखिए आज की तारीख में उसका जो बिजनेस है वो 231.6 मिलियन US डॉलर 2023 में था, और एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि 2034 तक ये 971 मिलियन US डॉलर हो जाएगा। यानी कि जो कंपाउंड ग्रो करेगा ना हर साल,
वो 14% 2024 से लेकर 34 तक, मतलब गजब का ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। और इसी कारण से आप देखेंगे कई सारे बच्चे जो फेल हो जा रहे हैं ना, वो भी इस पे फोकस कर रहे हैं, खासकर कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन शुरू कर देते हैं, अच्छा कमाई है। वो खुद अपना एग्जाम निकाल नहीं पाया है, लेकिन कोशिश यहां पे कर रहा है कि हम तो निकलवा देंगे। कई सारे ऐसे हैं भाई जो कि खुद एक भी एग्जाम, एक प्री तक नहीं निकाले हैं, लेकिन वो यूपीएससी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो क्या निकालेगा आप बताइए, कैसे निकाल पाएगा जो समझ ही नहीं पाएगा क्या कर निकालते कैसे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये कई सारी कमियां हैं, क्या बोलिएगा आप। ऑनलाइन कोचिंग फीस देखिए 5,000 से लेके 95,000 से ऊपर तक का है। यूपीएससी में देखिए, जी में देखिए, इस तरीके से देखिए, तो मतलब अच्छा खासा कमाई है ऑनलाइन भी। मतलब ऑफलाइन ज्यादा फीस होती है, ऑनलाइन कम फीस होती है, उसके बाद भी अच्छा खासा कमाई है, क्योंकि ऑनलाइन आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करना पड़ता है। यह सबसे बड़ा फायदा होता है किसी भी टीचर के लिए। आप अपना एक बोर्ड खरीदिए, एक रूम लगाइए, लाइट लगाइए, कैमरा मोबाइल से हो जाता है और आप शुरू करिए पढ़ाना। बच्चे आप जुड़ते जाएंगे आपके कोर्स से, आप वहां से कमाते जाओगे, मोटी कमाई है भाई, नो डाउट। तो जो जेन्युइन टीचर पढ़ा रहे हैं, जो जेन्युइन क्वालिफाइड अगर वो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कई सारे फर्जी वाले घुस चुके हैं, जो कि बता रहे कि हम ये निकलवा देंगे, वो निकलवा देंगे, और खुद अपना एक भी ना निकाले हो, इनके लिए समस्या। और ऐसे लोग ही ज्यादा है भैया, जेन्युइन बहुत कम है, बहुत कम है। तो कमाई तो नो डाउट धांसू हो ही रही है। और इन्हीं में से कई सारे टीचर्स इस बार मोदी सरकार के खिलाफ इस जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में समर्थन कर दिए। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने भी सोचा कि अब इनको टारगेट किया जाए, और इसी कारण से क्या हुआ, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। अब यहां पर देखिए, क्या मोदी सरकार इसको वाकई में धरातल पर उतार पाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उस सवाल का एक जवाब तो यहां पर यह है कि ऐसा नहीं कभी फ्री में ये लोग कोचिंग क्लासेस नहीं चलाते सेंट्रल गवर्नमेंट। एससी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए कुछ कंडीशन के साथ ये लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के तहत। लेकिन कितने बच्चे यहां पर जाते हैं, जरा ये आप पूछिए उनसे कि कितने बच्चे जा रहे हैं भैया पढ़ने के लिए। गिन चुन के कोई मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। उसी तरीके से झारखंड में जो प्रोटेस्ट चला, यहां पर देखिए ये भी सरकार चला रही भैया, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। दिसोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग इंस्टीट्यूट रांची में नीट और जी के प्रिपरेशन के लिए। स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ये भी चला रहे हैं भैया। तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नीट जी के लिए लोग कोचिंग चला रहे हैं, राज्य सरकार भी चला रही है, केंद्र सरकार भी कुछ चला रही है। लेकिन सवाल वही, कितने बच्चे एनरोल करा रहे हैं भैया। लोग तो प्राइवेट में ही जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो वैसे ही कुकुर मुत्ते की तरह ग्रो कर रहे हैं, फल फूल रहा है। आपके पास बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, जब आप जेन्युइन ऑनलाइन दे रहे, आप तो अनाउंसमेंट किए हो, तो आपके पास बच्चे क्यों नहीं आ रहे, लोग क्यों प्राइवेट में जा रहे हैं। मतलब आप में कमी है, और ये कमी सबसे अच्छे एग्जांपल से आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखेगी ये कमी, आप यहां पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। लोग कितने जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो बेचारे एकदम जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में देने का जुगाड़ नहीं रहता ना, वो ही जाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। जिनके पास जुगाड़ रहता सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, क्यों? क्योंकि यहां पर सुविधा अच्छी है, यहां पर डॉक्टर अच्छे हैं। ये दोनों चीजों पर फोकस करिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, एक तो आपके पास इक्विपमेंट सारे नहीं मिलेंगे, दूसरे डॉक्टर अच्छे नहीं है, और अच्छे हैं तो इलाज कर नहीं रहे भैया, उनको केवल अपने तनख्वाह से मतलब बहुत कम आपको जेन्युइन डॉक्टर मिलेंगे जो कि ढंग से इलाज करेंगे। सामान नहीं है, बेड नहीं है, जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर हो चुका है, सुविधा आप अच्छी नहीं दे रहे हो आप, ये तमाम चीजें हैं। और वहीं उसी हॉस्पिटल के बगल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लाइन से खुले हुए, और सब में उतनी ही लगभग आपको भीड़ देखने को मिलेगी। तो आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसकी भी संख्या कम है, और जितने हैं वहां पर सुविधा भी अच्छी नहीं दे रहे हो, आप समझ रहे हैं। ये वो चीज है जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट में जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही एग्जांपल आप स्कूल्स में समझिए। गवर्नमेंट स्कूल से आप क्या सुविधा दे रहे हो, बगल में प्राइवेट स्कूल है, मां बाप का उतना अच्छा जुगाड़ नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर अच्छे हैं, सुविधा अच्छी है, पढ़ाया जा रहा है। भले ही वो धांधली कर रहा हो, लेकिन उनको पता है कि भैया यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आपके यहाँ जो टीचर आ रहा है वो ढंग से पढ़ा नहीं रहा, टीचर खुद ढंग से पढ़ाने के लायक नहीं है, बस डिग्री लेकर बैठा है। कैसे डिग्री लिया है भगवान जाने, आ रहा है क्लास में नहीं आ रहा पढ़ाने के लिए। ये समस्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। तो आप इन बुनियादी चीजों पे फोकस करोगे तो देश के लिए सही रहेगा। लेकिन आप केवल नाम के लिए अगर सब जगह काम कर रहे हो, तो फिर तो वो यही सेम चीज आपके इन फ्री में कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस पे लागू होगा। यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, अगर यहां पे किसी टीचर, बड़े बड़े टीचर से टाई अप कर लिए, आइए मेरे साथ पढ़ा दीजिए आप लोग, आप समझ रहे हैं, और उनको आप उस हिसाब से फीस ना दो, तो क्या होगा, उनको उस हिसाब से सुविधा ना दो, तो वो क्या आपके पास बढ़िया से पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। उनका प्राइवेट कोचिंग ही चलेगा, दूसरों का प्राइवेट कोचिंग ही चलेगा। तो यहां पर मेन फोकस क्या है कि आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी भी चीज को। आप देखिए यहां पे गवर्नमेंट स्कूल, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और कितने ही गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए भैया, लाख में संख्या बताई जा रही है, बंद हो गए पिछले कुछ सालों में। क्यों बंद हो गए?
क्यों बंद किया? जबकि ये तो बेसिक नीड है। आप गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हो, वहीं प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं। तो क्या ये तो लगता है कि आप खुद नहीं चाहते हो कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज्यादा हो? क्या आप प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हो? ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। मतलब आपकी मानसिकता पे यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है। और यही मानसिकता पे सवाल खड़ा होगा तब जब आपका ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो आपने फ्री में अभी अनाउंसमेंट किया है वो फेल हो जाएगा। तब लोग वहां पर भी फिर से सवाल खड़े करेंगे कि हो गया, इसीलिए अनाउंसमेंट किया था। इसी कारण से मेरा यह बोलना है कि अगर अनाउंसमेंट किया है ना तो उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना। ये गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला हाल मत बना देना। आप समझ रहे हैं ना? केवल बदला लेने की भावना से अगर आप ये अनाउंसमेंट किए तो ये चीज फेल ही होगा। आप 100% लिख कर ले लीजिए। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से अनाउंसमेंट किया है ना तो कई सारे टैलेंटेड टीचर भी आपसे जुड़ेंगे भैया। क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो कि अच्छी भावना के साथ पढ़ाते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हाँ भैया एजुकेशन फ्री करो ना, लेकिन फिर उनके हिसाब से उनको मेहनताना दो जो कि आपके पास समय दे सके। आप उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करो। ये चीज है मेनली। तो यहां पर अलग अलग एंगल्स है, उन सारे एंगल से हमने यहां पर इस वीडियो में सोचने की कोशिश की। आपका क्या कहना है अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।